Hello student, how are you? I am Vishnu Kanti, your SST teacher. I will teach SST class 10th. Today your topic मुद्रा एवं शौक। मुद्रा एवं शौक के बारे में आप लोग आज पढ़ेंगे। 10th क्लास की SST का ये टॉपिक है बच्चों। और आप लोग हमारे साथ GIC नंदग्राम से SST की क्लास पढ़ते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा एवं शौक, बैंकिंग प्रणाली के बारे में। बैंकिंग क्या होती है बच्चों, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, क्योंकि आपने सुबह से इतने सारे मैसेज कर रखे हैं। मैं अंदर से रियली प्राउड ऑफ यू बच्चों। तो मेरा मन किया कि नहीं, आज एक वीडियो बनाना चाहिए। बच्चों का इतना प्यार जो हमारे साथ है, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया है बच्चों आज ये मुद्रा एवं शौक। बच्चों आधुनिक बैंकिंग प्रणाली कैसी है, आप सभी इस बारे में, बैंक का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा बच्चों। बैंक क्या काम करता है, बैंकों की ऋण संबंधी जो क्रियाएं हैं, बैंक में हम जाते हैं, अपना पैसा जमा करते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमें खर्चे से कुछ पैसा बचता है तो हम जाकर के बैंक में जमा कर देते हैं बच्चों, और उसके बाद जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम बैंक से पैसा निकाल लेते हैं और अपना खर्च करते हैं। अगर हमने कुछ दिनों तक वहाँ पे बैंक में जमा रखा तो बैंक के जो कर्मचारी हैं हमें कुछ ब्याज समेत हमें पैसा वो देते हैं, तो वो जो ब्याज हमें मिलता है वो हमारा बेनिफिट होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बैंकों की ऋण संबंधी जो क्रियाएं हैं, देखिए बच्चों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना उत्पाद बढ़ाना चाहते हैं और उनके उत्पाद बढ़ाने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है, या पैसे की कुछ तंगी आ जाती, कमी आ जाती है, तो बच्चों वो लोग क्या करते हैं, बैंक से जाकर के ऋण ले लेते हैं, उधार बैंक से पैसा ले लेते हैं, और उसके बाद कुछ ज़्यादा बेनिफिट के साथ उसे वापस करते हैं, कुछ ब्याज दे करके बैंक को पैसा वापस करते हैं। ऐसे में बैंक क्या करती है बच्चों, जैसे हमने उनसे पैसा उधार लिया, यानी ऋण के रूप में हमने बैंक से कुछ पैसा लिया, तो बैंक वाले क्या करते हैं, 30% पे हमें ब्याज देते हैं सपोज। और जब हमने उनके यहाँ दूसरी सिचुएशन में अगर हमारे पास पैसा कुछ बचता है हमारे खर्च से और हम जाकर के बैंक में उसे जमा करते हैं, तो वो हमें 7% या 8% देते हैं। तो इसके बीच की जो मध्यस्थता, जो इसके बीच का जो वो हमें देते हैं पैसा, तो हमसे ज़्यादा ब्याज लेते हैं, और जब वो हमें पैसा रिटर्न करते हैं तो हमें कम ब्याज। इसमें बीच का जो गैपिंग होता है, इसी से बैंक की आय होती है। समझ गए होंगे बच्चों, बैंक की आय कहाँ से होती, बैंक के कर्मचारी जो वहाँ पे काम करते हैं उनको सैलरी कहाँ से मिलती है, तो ये बैंक की आय जब होगी तभी तो वो सैलरी देंगे। तो बैंक की आय हमारे कर्जे, हमारे ब्याज से, और जो बैंक हमसे ब्याज लेती है उसके बीच का जो पैसा बचता है उससे बैंक का कार्य चलता है। तो बच्चों देखिए, कर्जदारों से प्राप्त ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के मध्य जो अंतर होता है वही बैंक की आय का प्रमुख स्रोत होता है। ओके बच्चों, समझ गए होंगे आप लोग। साख, अब इसके बाद आता है, यहाँ पे आपने देखा होगा मुद्रा। बच्चों मुद्रा की बात आती है और एक आती है साख की बात। मुद्रा क्या होती है, रुपया पैसा, मनी, जो हम खर्च करते हैं। तो मुद्रा होती है रुपया पैसा। रुपया पैसा कई तरह से होता है, कागज की मुद्रा होती है, कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं। बच्चों इसके पहले कागज की मुद्रा नहीं चलती थी, इसके पहले क्या, सोने चांदी के सिक्के चला करते थे। यानी जो उसकी कीमत, जो उसका रेट रखा गया है मुद्रा का, जैसे कोई 10 रुपए का सिक्का रखा गया तो 10 से ज़्यादा की कीमत की वो सिक्का होता था, तब उसकी वैल्यू उतनी मानी जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब तो कागज का नोट है, लेकिन उसमें भी सरकार, जो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ही छापती है उस नोट को। तो नोट पे धारक को जितने रुपए का नोट होता है उतने रुपए अदा करने का वचन देती है, तभी मार्केट में वो मनी जो है अलाउ होती, तभी वो मार्केट में चलती है। इसके बाद साख क्या होता है बच्चों, साख एक विश्वास पात्र होता है, विश्वास पत्र होता है, विश्वास होता है किसी के प्रति। जैसे हमने आपको कर्जा दिया, तो वो एक कर्जा दिया और आपने जितने दिन का हमसे वादा लिया, साख क्या है, एक वादा है, एक वचन है, एक वचन पत्र है, वचन पत्र होता है। जैसे मान लीजिए ये वचन पत्र है, ये एक पत्र है, इसमें आपने मान लीजिए 6 माह का, 6 माह में आपने बोला हमसे कि हम 6 माह में आपको पैसा जितना हम आपसे ले रहे हैं, मान लीजिए सपोज छोटी सी मनी को, कि अगर आपने 1000 रुपये हमसे उधार लिया और आपने कहा हमसे कि हम 6 माह में मैम आपको वापस कर देंगे,
तो अगर आपने 6 माह में वापस कर दिया, मान लीजिए जिस उत्पाद में आपने उस पैसे को लगाया और वहाँ पे आपको अच्छा बेनिफिट हो गया, तो ब्याज के साथ सूद समेत हमने आपसे कहा कि हम आपको 10% में देंगे, तो 10% ब्याज समेत आप हमें 6 माह में वापस कर दिए। तो क्या हुआ, एक हमारा विश्वास बढ़ गया आपके प्रति कि आपने हमसे पैसा लिया और इतने दिनों में हमें वापस कर दिया, तो दोबारा कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर से आपको दे देंगे। और दूसरी बात ये होती है कि अगर यहाँ पे पहली स्थिति में, तो ये मैंने आपको बताया कि साख की पहली स्थिति ये होती है कि अगर साख का जो विश्वास पत्र जो लिया है, विश्वास का जो लेटर लिया है उसने, और उसने बोला कि हम 6 माह में आपको वापस कर देंगे, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि जैसे जिस उत्पाद में उसने पैसा लगाया, मान लीजिए उसने गेहूं बोने के लिए खाद या बीज लेना है उसे, और उसने बीज ले लिया, खाद लेकर के खेत में डाल दिया, और कोई ऐसी आपदा आ गई, बारिश हो गई, तेज बारिश हो गई या बारिश बिल्कुल नहीं हुई, तो उसकी फसल बर्बाद हो गई। तो ऐसे में जब उसकी फसल नहीं होगी तो वो पैसा हमें कहाँ से वापस करेगा। तो 6 माह में अगर उसने पैसा हमें रिटर्न नहीं किया, उस मनी को रिटर्न नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, उसकी एक नेगेटिव छाप हो जाएगी, वो एक निगेटिव रूप में हमारे सामने आएगा कि भाई इसने हमें दिया, हमने इसको पैसा दिया था और इसने 6 माह में वापस करने का हमसे साख पत्र लिखवाया था, और क्या किया, इसने 6 माह में हमें वापस नहीं किया, तो इसलिए हमारे नज़रों में वो एक निगेटिव पर्सन हो गया। तो इस प्रकार से दूसरी स्थिति निगेटिव को दर्शाती है। पहली स्थिति जब उसने हमसे पैसा लिया और हमें वापस कर दिया समय पे, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है उसकी, और हम दोबारा अगर हमसे वो मांगने आएगा तो हम उसे दे देंगे। और इसमें क्या होगा, जब उसने हमें एक समय पे वापस नहीं किया तो दोबारा कभी लेने आएगा तो हम उसे देंगे नहीं, तो निगेटिव फर्क पड़ता है उसका। तो बच्चों क्या होता है, साख के अंतर्गत ऋणदाता कर्जदार को ऋण देता है और बदले में भुगतान का वादा लेता है, यानी उस पत्र में लिखवा लेता है कि हम इतने दिन बाद आपको वापस कर देंगे। तो बच्चों मुद्रा क्या होती है, पैसे, कॉइन्स, और साख क्या होता है, एक वादा, वचन पत्र होता है, जिससे कि हमने 6 माह में, 1 साल में, 2 साल में लेने का वादा आपसे दिया है कि हम इतने दिन में आपको वापस कर देंगे। बच्चों एक सिचुएशन और आती है, जैसे ये बैंक है, और ये कर्जदाता है जो जमा करते हैं जो लोग जमा करते हैं बैंक में पैसा। तो ये क्या होती है, बैंक में ये लोग होते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो पैसा बैंक से निकालते हैं। बैंक से जो लोग पैसा निकालते हैं वो ये हैं जमा करता लोग। जब उनको ज़रूरत से ज़्यादा उनके पास पैसा है, उनके खर्च से बढ़ा, तो उन्होंने जाकर के बैंक में जमा कर दिया, और जब उन्हें खाद या बीज कुछ लेना हुआ तो जाकर के बैंक से पैसा ले आते हैं। तो और दूसरी सिचुएशन ये होती है, लोग जो कर्ज लेते हैं बैंक से, जो लोन लेते हैं बैंक से, जो ऋण लेते हैं बैंक से, वो होते हैं, और उस ब्याज को, उस कर्ज को मैं ब्याज समेत जितने दिन का वादा लेते हैं उतने दिन में अगर उन्होंने लौटा देते हैं, तो वो क्या होते हैं, पहली स्थिति के अंतर्गत आते हैं, और उनकी एक पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और उस क्षेत्र में उनका पॉजिटिव असर पड़ता है। दोबारा बैंक में अगर कभी उन्हें ज़रूरत पड़ी और वो लेने जाएंगे तो बैंक वाले आसानी से उन्हें पैसा दे देते हैं, ऋण दे देते हैं। ओके बच्चों, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी कि साख क्या होता है, मुद्रा क्या होती है। बच्चों इसके आगे हम पढ़ते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, हम कुछ पीछे जाएंगे। अब तो हमारे यहाँ आधुनिक युग में करेंसी के नोट चल रहे हैं, कॉइन्स चल रहे हैं। इसके पहले क्या था, वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था, वहाँ पे रुपए या मुद्रा का कोई चलन नहीं था। प्राचीन काल में देखा जाए तो वहाँ पर मुद्रा का कोई भी चलन नहीं था। बच्चों वहाँ पे क्या होता था, अगर हमारे पास कोई वस्तु है, उस वस्तु के बदले हम कोई दूसरी वस्तु प्राप्त करते थे। जैसे हमारे घर में गेहूं है और हमें दूध की ज़रूरत है, तो हमें गाय लेनी है किसी से, तो इसमें कई बार होता था कि हमारी ज़रूरत की चीज़ जो है वो हमें महंगे रेट में मिल रही है, ज़्यादा पैसे देने, ज़्यादा महंगी वस्तु हमें चाहिए, और हमारे पास जो वस्तु जिसका हम देना चाह रहे हैं वो कम कीमत की है। तो इस प्रकार से इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आ रही थी। लेकिन इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी कि इसमें ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, कम पढ़ा लिखा है तब भी अपनी वस्तु को दूसरे की वस्तु से बदल सकता है। सपोज अगर हम जूते बनाने का काम करते हैं और हमारे घर में खाने के लिए गेहूं नहीं है,
तो हम जूते वाले के पास जाएंगे जो जूता बनाता है, और उससे कहेंगे कि भाई साहब हमें गेहूं की ज़रूरत है और हमें जूते हमसे ले लीजिए और गेहूं हमें दे दीजिए। तो अगर उसे ज़रूरत होगी उस टाइम पे गेहूं की, तब तो वो जूते आपको देगा। अदरवाइज वो मना कर देगा ना कि भाई हमारे घर में गेहूं है, हमें ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में कई बार होता था कि लोगों को कई कई दिनों तक एक दूसरे के यहाँ पूछते रहना पड़ता था। कोई मार्केट, कोई सिचुएशन ऐसी नहीं थी, कोई जगह ऐसी नहीं हुआ करती थी जिससे कि वहाँ पे अपने सामान लेकर के जाओ। फिर धीरे धीरे बाज़ारों का विकास हुआ, लोग बाज़ार में अपने सामान को लेकर के बैठने लगे। फिर उसके बाद कौड़ी, बच्चों आप लोगों ने कौड़ी को देखा होगा, सुना होगा। कई बार होता है बैल में लगा करके वो उसके ऊपर से उड़ा करके बैल को घुमाते हैं लोग गांव में, और मोहल्ले में घुमाते हैं और उससे कुछ पैसा भी लेते हैं। तो उसमें कौड़ी लगी होती है, व्हाइट कलर की होती है। उसके बाद क्या हुआ, वो कौड़ियों से जो है वस्तु विनिमय होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, जब कौड़ी का भी समाप्त हुई, कौड़ी में भी कुछ उसका रेट कम हुआ करता था, वस्तु का मूल्य ज़्यादा हुआ करता था, तो उसमें भी सुविधा नहीं लगी लोगों को। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, निस्क एक गले में पहनने वाला वस्तु होती थी, हार होता था निस्क, उससे फिर वस्तु का आदान प्रदान होने लगा, कॉइन्स के रूप में उसकी गिनती होने लगी। इस प्रकार से देखा जाए अगर, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में सुविधाएं तो थी, लोगों को ज़्यादा उसमें प्लस माइनस की ज़रूरत नहीं लगती थी। अपनी चीज़ दिया और दूसरे की चीज़ ले लिया, और जो हमें ज़रूरत है उसको हमने ले लिया, जो उसको ज़रूरत है वो हमने उसको दे दिया। तो इस प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली का काम होता था, मुद्रा का प्रयोग किए बिना। साधारण भाषा में अगर लिखा जाए, बच्चों आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, 10th क्लास की जो एसएसटी है उसमें हमेशा पॉइंट में लिखने की कोशिश कीजिएगा। जब आप पॉइंट में लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो मुद्रा का जो प्रयोग किए बिना वस्तु विनिमय प्रणाली जब होती है तो उसको क्या कहते हैं, वस्तु से वस्तु का लेन देन जब होता है तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है और दूसरा व्यक्ति आवश्यकताओं का दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को लेने की इच्छा रखता हो। क्या है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचने की इच्छा रखता हो और दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को लेने की इच्छा रखता हो। इसमें क्या है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना आवश्यक होता है, तभी वस्तु का विनिमय हो पाएगा। इसके बाद बच्चों देखते हैं बैंकों में निक्षेप। समझ गए होंगे प्राचीन काल में लोग किस प्रकार से अपनी वस्तुओं का लेन देन करते थे। इसके बाद बच्चों देखिए बैंकों का निक्षेप। बैंकों का निक्षेप क्या होता है, लोग बैंकों में मुद्रा निक्षेप के रूप में रखते हैं। जैसे उनकी जरूरत से ज्यादा मुद्रा उनके पास है तो उसको निक्षेप के रूप में, रिजर्व के रूप में उसे बैंक के पास रख देते हैं। और भारत में रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की ओर से नोट जारी करता है। भारत में जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक नोट को जारी करता है, लेकिन सरकार की सलाह से। ऐसा नहीं कि अपने आप कितनी भी नोट वो जारी करता चला जाए, ऐसा नहीं। सरकार का कंट्रोल उस पर होता है, केंद्रीय सरकार का कंट्रोल होता है। केंद्र की सरकार जितना कहती है, जितना कॉइन्स, जितना सोना उसकी बैंक में आएगा, उससे मान लीजिए 15% उसके पास सोना है तो 100 रुपए का वो नोट छाप देगा। 15 रुपए का अगर सोना उसके पास है तो 100 का नोट छापने के लिए वो एग्री है, वो छाप देगा, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता है। इसके बाद बैंक जमा स्वीकार करते हैं, बैंक जमा स्वीकार करते हैं और सूद भी देते हैं। बैंक के पास अगर आप नोट लेकर के जाएंगे, मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए हैं। बच्चों हम ज्यादा लाखों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप छोटी क्लास में हैं। आपको जैसे मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए है और आपके पास वो पैसा ऐसे है कि अभी उसकी जरूरत आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उस पैसे को लेकर के जाएंगे बैंक में और बैंक उस पैसे को स्वीकार कर लेगा, अपने पास रख लेगा। और जब आपको जरूरत पड़ेगी, जब आप उस 1000 रुपए को निकालने जाएंगे तो बैंक सूद समेत, यानी मैं ब्याज समेत आपको उस पैसे को वापस करेगा। तो क्या है, सूद किसे कहते हैं बच्चों, ब्याज को कहते हैं। सूद समेत जब वो ब्याज वापस करता है, इस प्रकार से लोगों का पैसा बैंकों के पास, एक तो बात वो सुरक्षित रहता है और दूसरी बात उतने दिनों तक वो जो पैसा आपका रखा हुआ होता है उस पे आपको ब्याज भी मिलता है। तो बैंक ब्याज अपने आप से कहाँ से दे देगी बच्चों, बैंक उस पैसे को उतने दिनों तक इस्तेमाल करेगी और उससे जो बेनिफिट बैंक को होगा उसमें से कुछ ब्याज वो आपको भी देगी। ठीक है ना, इस प्रकार से बैंक का भी बेनिफिट होता है और आपका भी बेनिफिट होता है। इसके बाद बच्चों एक शब्द आता है चेक। मैंने शाख आपको बता दिया, अब चेक क्या होता है। चेक एक ऐसा कागज होता है बच्चों जो बैंक को
कि खाते से, जैसे मान लीजिए मेरे बैंक में मेरा बैंक अकाउंट है और मैंने एक चेक काट के आपके नाम दिया, आपको दिया कि भाई हमारे खाते से इतने पैसे आप ले लो, आपको काम है तो आप ले लीजिए, और जब आपका काम पूरा हो जाए, वर्क आपका कंप्लीट हो जाए तो हमारे पैसे वापस कर देना। तो हमने उसमें अपनी चेक में आपका नाम लिख करके आपको दे दिया, तो क्या होगा, वो उस खाते से उस चेक को लेकर के जाएंगे और उस खाते से आप अपने नाम पैसा निकाल लेंगे। तो ये होता है खाते से बैंक से लिखे नाम, जो उस चेक पे हमने नाम लिख के दिया वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो उस व्यक्ति को एक खास रकम जितनी उसमें लिखी होगी, चेक पर जितनी रकम लिखी होगी उसका भुगतान करने का आदेश देता है चेक। इसके बाद बच्चों एक होता है औपचारिक क्षेत्र, एक होता है अनौपचारिक क्षेत्र। औपचारिक क्षेत्र क्या होता है, सरकारी बैंक होती हैं, सरकारी समितियां होती हैं, जहां से लोग कर्ज लेते हैं ब्याज देने के एवज में कि हम ब्याज समेत वापस करेंगे। जहां से आप लोग कर्ज लेते हैं, जैसे बैंक है, सरकारी समितियां हैं, इनका क्या होता है रूल, इनका रूल होता है कि आपको वो कम पैसे में, कम ब्याज पर आपको वो पैसा देते हैं, और इन पर सरकारी भारतीय रिजर्व बैंक का कंट्रोल होता है। ये आपसे मनमानी नहीं कर सकते, जितना भारतीय रिजर्व बैंक ने अलाउ किया है उतना ही ब्याज वो आपसे लेंगे और आपको पैसा यानी कर्ज, आपको ऋण आपको देंगे। और एक होता है अनौपचारिक क्षेत्र। बच्चों अनौपचारिक क्षेत्र आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, आपके दूसरे गांव का आपका पड़ोसी भी हो सकता है, जिससे कि आपका साहूकार भी हो सकता है। तो उससे आप ब्याज पे ऋण आप लेंगे, सूद पे आप उससे ऋण लेंगे, लेकिन उसके पास किसी का कोई कंट्रोल नहीं, वो अपने इच्छा अनुसार आपसे ब्याज लेगा, इच्छा अनुसार आपसे ऋण पे ब्याज लेगा। मान लीजिए उसकी इच्छा है कि वो 20% पे आपको ब्याज दे, ऋण दे, तो 20% पे वो आपको देगा, उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आपकी जरूरत है आप लीजिए, नहीं आपकी जरूरत आप मत लीजिए, लेकिन वो देगा तो अपनी इच्छा अनुसार, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता। तो साहूकार के पास अगर कोई व्यक्ति ऋण ले लेता है तो ज्यादा से ज्यादा वो ऋण के जाल में फंसता चला जाता है, क्योंकि इनकी ऋण की दरें बहुत ज्यादा होती हैं और लोग चुकाने में उस ऋण को असमर्थ हो जाते हैं। धीरे धीरे जिस वस्तु को वो लिखवाता है कि मान लीजिए हमने अपना घर गिरवी रख दिया है आपके पास, और जब मेरे पास पैसा हो जाएगा हम आपको वापस कर देंगे और अपना घर आपसे ले लेंगे, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनती है कि इनका ब्याज इतना ज़्यादा होता है, ब्याज की दर इतनी ज़्यादा होती है कि लोग उसे चुका ही नहीं पाते, और धीरे धीरे क्या होता है कि वो ब्याज बढ़ता जाता है और वो घर या फिर खेत या फिर कोई ऐसी वस्तु, आपकी कार, कोई भी वस्तु हो सकती है जिसको उन्होंने गिरवी के रूप में रखा है, उस पर लिखा है, उसको वो ले लेते हैं, उसको नीलाम कर देते हैं, उसको बेच देते हैं और उससे अपना पैसा वापस कर लेते हैं, वसूल लेते हैं पैसा। उम्मीद करती हूँ कि हमारे सभी बच्चों को मुद्रा और साख ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर ये चैप्टर आपके समझ में आ गया है तो इसको एक लाइक जरूर करना, और चूंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे पड़े हुए हैं जो कि आपके काम के हैं, आपके क्लास से रिलेटेड हैं, और ऐसे मैंने इसमें क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करके डाले हुए हैं, जिससे कि आप इसको वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो सभी चीज़ें आपको आगे से आगे मिलती रहेंगी और आपका नॉलेज आगे बढ़ता जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि पेपर में फिर कोई दिक्कत आपको अगर आती है तो हमें कमेंट करके पूछना, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें लिखिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो आपको बना के देंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे सभी बच्चों के नंबर, जैसे इस बार डिक्टेशन आए हैं 82 नंबर 83 नंबर तक आप लोगों के आए हैं। बच्चों ने कल हमें बताया, टीचर्स डे जब सेलिब्रेट किया था उन लोगों ने वहाँ पे विद्यालय में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चों के इतने अच्छे नंबर SST में आ रहे हैं। तो बच्चों हम इस बार भी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के नंबर 85 से ऊपर ही आए, किसी भी बच्चे के नंबर 85 से नीचे ना आए। तो इसके लिए हम अगर आपको इनपुट दे रहे हैं तो आपको भी आउटपुट देना पड़ेगा, यानी कि आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी इच्छा और अधिक हो कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाएँ और अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए ला पाएँ। थैंक यू वेरी मच।